नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो सीरीज है और ये इस वीडियो सीरीज का 8वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही आसान तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियोस के अंदर इन टॉपिक्स को कवर किया है। आप पहले की वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए और इस पर पूरी कमांड लेने के लिए आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को एक एक कर कंप्लीट उसे देखिए। तो पिछले वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम ऑफ फ्लो चार्ट, सी टोकन्स, डेटा टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट फंक्शंस और अलग-अलग कई प्रोग्राम्स, कई एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट जिसमें कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग और जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इन सबको हम इसमें देखेंगे और इसके साथ साथ में हम कुछ प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप किए बिना और एंड तक जरूर देखिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर, अभी तक हमने इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने जो पढ़ा या जो प्रोग्राम हमने बनाए वो सिंपल प्रोग्राम थे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन या जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिपीटिशन नहीं था। सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपल प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन कई बार प्रोग्रामिंग में हमें जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे किसी कंडीशन के आधार पे एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना होता है, या प्रोग्राम के फ्लो में कई बार हमें कुछ कार्यों को बार बार रिपीट करना होता है। तो इन सब चीजों के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स को या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट की है। दूसरी कैटेगरी लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट की है और तीसरी कैटेगरी जंपिंग या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स की है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और स्विच केस कंडीशन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इसी तरीके से जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रोग्राम बनाते टाइम हमको किसी कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेना होता है कि कंडीशन ट्रू होने पर एक कार्य करना है, कंडीशन फॉल्स होने पर दूसरा कार्य करना है, या कई बार हमें मल्टीपल सिलेक्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये भी सी लैंग्वेज में 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने देखा था, इफ एल्स और स्विच केस। सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसे इफ स्टेटमेंट कहा जाता है और इफ स्टेटमेंट को ही वन वे सिलेक्शन भी कहा जाता है। वन वे सिलेक्शन से मीनिंग कि यदि इसमें दी गई कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने पर इस कंडीशन की जो बॉडी है, इस कंडीशन का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने पर कोई भी वर्क
नहीं होता है, इसलिए इसमें इसको वन वे सिलेक्शन बोला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि इफ कंडीशन जो अपने लिखते हैं इसके एंड में सेमीकोलन का यूज नहीं होता है, और यदि इफ कंडीशन के अंडर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेस का यूज करना मस्ट है, कर्ली ब्रेस का यूज करना आवश्यक है। एक और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हमें दिमाग में रखनी है कि यदि सी लैंग्वेज में नॉन जीरो वैल्यू जो है, नॉन जीरो वैल्यू का यूज किया गया है तो उसे हमेशा ट्रू माना जाता है, और यदि जीरो का यूज किया गया है तो जीरो को हमेशा फॉल्स माना जाता है। अब इसका क्या यूज है, क्या पर्पस है, वो हम आगे एग्जाम्पल के दौरान देखेंगे और समझेंगे। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसको टू वे सिलेक्शन भी कहा जाता है। टू वे सिलेक्शन से मीनिंग क्या है कि यदि जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पर पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पर दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू है तो केवल पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो केवल दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए इसे टू वे सिलेक्शन, यानी कि इसमें दो रास्ते हैं, दो में से किसी एक रास्ते पर ही हमको जाना है। तो जो ये इफ स्टेटमेंट है ये भी तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं। सिंपल इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स का जो सिंटैक्स है, जो वाक्य रचना है, वो आप यहाँ इस स्टेटमेंट को यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि ये पूरा यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है। इफ एल्स लैडर, और एक होता है नेस्टेड इफ एल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के ही लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जिन्हें हम आगे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने इफ कंडीशन में और पढ़ा था कि इस स्टेटमेंट के एंड में भी सेमीकोलन नहीं लगता है, और इसके अंडर में भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेस का यूज करना जरूरी है। तीसरा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है स्विच केस स्टेटमेंट, और इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्विच केस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जा सकता है, हाउ वी कैन राइट ए स्विच केस स्टेटमेंट, या एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको पूछा जाने का रीजन क्या है कि ये जो एक स्टेटमेंट है इसका जो सिंटैक्स है वो काफी बड़ा है, और इसमें काफी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ के आपसे कई चीजों को वो एग्जामिनर याद करवा सकता है, या आपके कई चीजों की नॉलेज चेक कर सकता है। अब इसको समझना एकदम आसान है, हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि यदि अपने कस्टमर केयर में बात करते हैं तो हमको अलग अलग ऑप्शंस बताए जाते हैं कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं फिर उसके अनुसार आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से कई बार प्रोग्राम में हमें मल्टीपल ऑप्शंस यूजर को देने होते हैं। तो यूजर जो एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है फिर उस ऑप्शन के अनुसार हम कार्य को परफॉर्म करते हैं, जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसी वजह से इसे मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और जो ये स्विच है इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन लिखी जाती है, ये एक्सप्रेशन या तो कैरेक्टर टाइप की होगी या इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। इसके अलावा इसमें फ्लोटिंग टाइप की या किसी और डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं किया जा सकता। और
इस एक्सप्रेशन के आधार पर ही हम इसमें अलग अलग केस बनाते हैं और उन केस में से कोई एक केस सिलेक्ट होता है। यानी इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अनुसार यदि कोई केस मैच होता होगा यानी केस मिलता जुलता होगा तो वो केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि एक्सप्रेशन से कोई भी केस मैच नहीं करता है तो अंत में लिखा हुआ डिफॉल्ट स्टेटमेंट वर्क करता है। अब यहाँ पे अपने को छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखनी है और समझनी है कि हमने यहाँ पर कई सारे और कीवर्ड्स का यूज किया है। जैसे कि हमने ये लिखा स्विच, तो स्विच क्या है, एक कीवर्ड है। इसी तरीके से हमने लिखा केस, तो केस क्या है, एक कीवर्ड है। ब्रेक, ब्रेक भी एक कीवर्ड है। और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। और इन सभी कीवर्ड्स को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, स्मॉल केस लेटर्स में। कीवर्ड्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट में हमने कई सारी चीजों को कवर किया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे पहला एग्जाम्पल हमसे ये कहा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट पोल और नॉट। कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखिए जो ये बताएगा कि कोई व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते ही हमारे माइंड में इसकी एल्गोरिदम बननी चाहिए कि वोट देने के योग्य कौन व्यक्ति होता है। हम जानते हैं कि जिसकी आयु यानी जिसकी एज 18 या उससे ज्यादा है तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य होता है। तो अब कोई व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं, हम उससे उसकी एज पूछेंगे। जो वो एज बताएगा उस एज के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं है। तो इसी के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और कंडीशन के अनुसार डिसीजन लेंगे कि व्यक्ति वोट देने के योग्य है या नहीं। तो अब चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का एज। हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एज और स्कैनफ में एज की वैल्यू को रीड कर लिया। अब जो इस पूरे प्रोग्राम में समझने वाली जो मेन बात है वो ये लाइंस हैं, क्योंकि इससे पहले की जो चीजें हैं जो कि ये यहां से लेकर के यहां तक वो हमने ऑलरेडी पीछे प्रोग्राम्स के अंदर समझी हुई है कि ये क्या है क्यों है, ये हमको देखते ही समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम में जो नई चीज है समझने वाली वो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन कैसे काम कर रही है वो अपने समझते हैं। एकदम आसान है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हमको पढ़ना है। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, हिंदी में देखते हैं इसी को ही, यदि एज ज्यादा है या बराबर है 18 के, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट पोल, एल्स, नहीं तो, एल्स को हिंदी में बोलते हैं नहीं तो, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट पोल। फिर से समझिए कि यदि एज 18 या उससे अधिक है तो ये वाला वर्क होगा और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यदि एज 18 से कम है, 18 से कम कुछ भी हो तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा और अपना क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो इस एक स्टेटमेंट में यानी कि इस इफ स्टेटमेंट में ये डिसीजन लिया जा रहा है कि यदि कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पर, और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने पर ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। अब हम एग्जांपल से समझ सकते हैं
कि यदि किसी व्यक्ति ने एज इनपुट करी कि मान लिया एज इक्वल्स टू, और बताया गया है एज इक्वल्स टू, किसी ने बताया कि 32, तो 32 यदि किसी व्यक्ति की एज है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 32 ज्यादा है 18 से? हाँ है, तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट पोल, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा यदि इनपुट के रूप में किसी व्यक्ति ने और एज इनपुट करी कि मान लीजिए 12 इयर्स, एज इक्वल्स टू कितना है 12, तो वापस कंडीशन चेक होगी, क्या एज यानी कि 12 ज्यादा है 18 से? नहीं, यानी एल्स, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट पोल, यानी कि व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है। तो इस तरीके से ये इफ कंडीशन वर्क करती है। अब ये प्रोग्राम है जो कि आपको करके देखना है। आप इस प्रोग्राम का आंसर अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में, वही डेवलपर C++ में आप इसको बनाएंगे, वो बना के जो भी आपने वैल्यू इनपुट करी और जो आपको आउटपुट मिलता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या बता रहा है, थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे देता हूं जिससे आपको बनाने में, प्रोग्राम बनाने में आसानी रहेगी। कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ओड। एक प्रोग्राम लिखिए जो ये चेक करता है कि कोई एक नंबर, कोई एक संख्या इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, और सम है या विषम यानी कि वो संख्याएं जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि आते हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम। और सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। यानी जो संख्याएं, अब आपको यहाँ पर लॉजिक भी बता देता हूं कि आपको ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, पूरी डिवाइड होने का मतलब कि किसी संख्या को जब हम 2 से भाग देंगे और उसका शेषफल यानी रिमाइंडर उसका 0 आता है, इसका मतलब कि वो सम संख्या है। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो विषम संख्या है। तो हमें यही डिसीजन लेना है कि जो यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर है वो इवन है या ओड है। तो उसके लिए हमको ये प्रोग्राम बनाना है। तो आज हमने इस वीडियो में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि इफ कंडीशन, इफ एल्स और स्विच केस के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ में हमने इसका एक एग्जांपल खुद से किया और एक एग्जांपल आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो आगे हम अगले वीडियो के अंदर कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो कि इफ एल्स इत्यादि कंडीशंस से रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कई सारे एग्जांपल, कई सारे प्रोग्राम हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।